नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चुनावी चर्चा में आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे विधेयक का जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा है, हंगामा बरपा है। दरअसल नजूल भूमि संबंधी विधेयक पता ही नहीं सभा में तो पारित हो गया, लेकिन विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में इस बिल को रोक दिया गया और अंततः ये प्रवर समिति यानी कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के ही अलग अलग अंगों में सामंजस्य का अभाव था? क्या वक्त रहते इस बिल पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई सरकार एक सदन में एक विधेयक को पारित कराए और बाद में खुद अपनी ओर से दूसरे सदन में उसको रोक दे। दरअसल विधानसभा में नजूल भूमि संबंधी विधेयक के पारित होने के बाद विधान परिषद में खुद भूपेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश की, जिसके बाद इस बिल को अंततः रोक दिया गया। इसके बाद सरकार के सहयोगियों, एनडीए का हिस्सा रही अनुप्रिया पटेल ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ लिखा और साथ में ये मांग भी कर डाली कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक पर जिन अफसरों ने सरकार को मिसगाइड किया है, गुमराह किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये स्थिति अपने आप में ऐसी है जो थोड़ी समझ में नहीं आती। इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा भी जुड़ चुके हैं। संतोष, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं आपसे समझना चाहूँगा, इससे पहले कि इस बिल और इससे जुड़ी सारी इनसाइड स्टोरी हम आपसे समझें कि आखिरकार गफलत कैसे हुई, क्या हुआ, थोड़ा हमको बताएं कि दरअसल ये नजूल विधेयक है क्या और सरकार इस बिल को लाकर नजूल भूमियों के साथ क्या करना चाहती थी। देखिए, नजूल भूमि का मतलब कि वो जमीन जो सरकारी है, यानी कि उसका कोई प्राइवेट आदमी वारिस नहीं है, ये नजूल जो भूमि होती है। आजादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में जो जमीनें थी और जब वो जी। देश छोड़ करके गए तो वो तमाम जमीनें जिन पर अंग्रेजों के कैंप्स थे, जो नदियों के किनारे थे, बड़े शहरों में जो सरकारी जमीनों में जवानों के कैंप्स लगते थे, उन वो जमीनें खाली हुई। और जब खाली हुई तो वहां पर वो गरीब तबके के लोग रहने लगे। लिहाजा इन नजूल की जमीनों का जो इतिहास है वो आजादी के समय से है, 1947 से है। हम्म। आज के परिदृश्य में देखें तो ये नजूल की जमीनें जैसे जैसे आबादी बढ़ी, विकास हुआ, शहरों का विस्तार हुआ, तो उसके बाद ये नजूल की जमीनें जो कभी 3 से 4 दशक पहले शहर के किनारे थी, वो अब बीच शहर में आ गई। लिहाजा उनकी कीमतें बढ़ गई। और ऐसा नहीं है कि नजूल की जमीनों की कीमतें बढ़ने के साथ इन पर नजरें भूमाफियाओं की गई। भूमाफियाओं ने उन पर कब्जे किए, तमाम सरकारी इमारतें भी नजूल की जमीन पर बनी। चूंकि नजूल की जमीनों पर सरकार का ही कब्जा होता था, तो एक प्रथा थी कि नजूल की जमीन को दो तरीके से किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक, उसका लैंड यूज बदलने के पीछे फीस होती है, सरकार की एक फीस होती है, उसका लैंड यूज बदल दिया जाता है और वो कमर्शियल में या उसको यूज किया जा सकता है। जी। अभी तक ये विधेयक से पहले। दूसरा तरीका कि अगर सरकार अपने किसी सरकारी प्रतिष्ठान संस्थान की इमारत के लिए, अपने सरकारी उपयोग के लिए वहां पर दफ्तर बनाती है, कोई मुख्यालय बनाती है, तो वो सरकार अपना उपयोग करती है। ये नजूल जमीन का स्टेटस था। लेकिन समस्या इस बात की आई कि नजूल की जमीनों पर बिल्डरों ने कब्जे कर रखे थे। वहां पर बिल्डरों ने, चूंकि फीस होती थी, फर्जी दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया और उसके बाद जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन नजील की जमीनों को प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाया गया, उन पर कब्जे हुआ, उन पर खास करके भूमाफियाओं ने कब्जे किए। अभी हाल ही में आपको याद दिला दें कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जो जमीनें सरकार ने छुड़वाई, वो नजूल की ही जमीनें थी, ज्यादातर नजूल की जमीनें थी। जीएस लैंड जिसको कहते हैं, ग्राम समाज की जमीनें थी। तो वो जमीनों पर कब्जा करके, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उनको छुड़वाई थी। हम्म। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये तो भूमाफियाओं की, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इन नजूल के जमीनों पर काबिज है, पीढ़ियों से उस जमीन पर है। उस जमीन के उनके पास कोई रजिस्ट्री, कोई कागजात नहीं है, लेकिन उस जमीन पर उनके पास रहते हुए 2 से 3 पीढ़ियां हो गई। उनके पास वोटर कार्ड है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनके पास हाउस टैक्स है और तमाम जो दस्तावेज होते हैं, जो आईडी कार्ड होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें हैं। और उनको अब पुनः उनको वहां से विस्थापित करना
अगर नजूल भूमि अधिनियम विधेयक लागू हो जाएगा, तो उसके बाद उनको विस्थापित करना होगा। इसमें जो प्रावधान थे कि 30 साल से ज्यादा, अमूमन नजूल की जमीनें या किसी को भी लीज पे जब दी गई तो 90 साल की लीज पर दिया, लेकिन अब यह कहा गया कि नजूल की जमीनें 30 साल से ज्यादा किसी को लीज पे नहीं दी जाएगी, अगर किसी संस्थान को दी भी जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर यह हुआ कि 30 साल की जमीन किसको देगी सरकार। क्या सरकार अपनी किसी सरकारी प्रतिष्ठान को देगी? तो सरकारी प्रतिष्ठान 30 साल में वहां पे उस जमीन पे प्रतिष्ठान लगा करके क्या करेगा, क्या नफा करेगा, कब वो मतलब किसी भी बिजनेस हाउस के लिए वो घाटे का सौदा होने का। अब रही बात राजनीति की, तो ये नजूल विधेयक को लेकर के जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में रखा, तो विधानसभा में चूंकि बीजेपी, हालांकि बहुमत तो बीजेपी का विधान परिषद में भी है और विधानसभा में भी है, लेकिन विधानसभा में जब इसको रखा गया, इसको संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा, और सुरेश खन्ना के रखने के बाद इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू हुआ जब ये विधेयक रखा गया, तो सबसे पहले एनडीए के घटक दल अनुप्रिया पटेल, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बात हुई तो वो हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के विरोध के बाद। भूपेन्द्र चौधरी विधान परिषद में थे, विधान परिषद में उन्होंने जब ये बिल विधान परिषद के लिए गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने सीधे से कहा कि इस बिल पर इस पर समीक्षा करने की जरूरत है और ये जल्दबाजी में तैयार किया गया विधेयक है। यही वजह थी कि इसको प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। प्रवर समिति यानी कि किसी भी विधेयक को लेकर के जब आपत्तियां होती है, उसकी समीक्षा होनी होती है, उसके पक्ष और विपक्ष, उसके नफा नुकसान, उसको कैसे अमली जामा पहना जाए, तमाम बातों को लेकर के संशय होता है, तो उसको लेकर के प्रवर समिति उसकी समीक्षा करती है कि हाँ वास्तव में इस विधेयक में क्या प्रावधान है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो प्रवर समिति के सामने ये विधेयक चला गया और ये भूपेन्द्र चौधरी के कहने के बाद, हालांकि इस पर आवाज राजा भैया ने भी उठाई। राजा भैया बीजेपी के खेमे के नेता माने जाते हैं, वो बीजेपी के सहयोगी दल नहीं कह सकते, लेकिन वो खेमे के नेता, लिहाजा राजा भैया, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार में अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं वो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के हिस्सा है। उसके बाद संजय निषाद, उन लोगों ने भी विरोध किया। तो कहा जा सकता है कि ये धीरे धीरे इस विधेयक को लेकर के विधान परिषद में, विधानसभा में तो पास हो गया, विधानसभा में जब ये रखा गया तो चूंकि मुख्यमंत्री बैठे होते हैं विधानसभा में, तो ये भी कह सकते हैं कि सुरेश खन्ना ने जब ये विधेयक रखा तो किसी विधायक ने तो उसको कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया या उसको समझ में भी नहीं आया। और उसके बाद लेकिन जब विधान परिषद में गया तो विधान परिषद ने इसका खुल करके विरोध सबसे पहले भूपेन्द्र चौधरी ने किया और उन्होंने कहा कि ये इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने कहा कि ये तमाम ऐसी जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नजूल की जमीन पर रह रहे हैं पीढ़ियों से, उनको विस्थापित करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना पड़ेगा और ऐसे में सरकार की नाराजगी सरकार के लिए भारी पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूर। हाँ, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा संतोष, मैं ये आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि इस विधेयक में वो प्रोविजंस क्या थे जो कि आपत्ति जताने वाले जो लोग हैं उनको नागवार गुजरे, अनुप्रिया पटेल को नागवार गुजरे या राजा भैया को नागवार गुजरे या भूपेन्द्र चौधरी को नागवार गुजरे, वो प्रोविजंस कौन से थे? और क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि ये बिल अब आने ही ना पाए या फिर इसके प्रोविजंस में कुछ बदलाव हो, और अगर बदलाव हो तो वो क्या बदलाव हो? देखिए, अभी तो इन लोगों ने प्रवर समिति के सामने रख दिया, प्रवर समिति इसकी समीक्षा करेगी, 6 महीने में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट रखेगी और अमूमन जो इतिहास रहा है उस प्रवर समिति के समक्ष दिया गया कोई भी बिल जाता तो एक तरीके से अटक जाता है और उसको फिर लागू होने में उसके निर्णय प्रावधान होंगे तो उसको आने में उसमें टाइम लगता है। लिहाजा इसको देखते हुए प्रवर समिति के सामने अभी जब सिफारिशें आएंगी, प्रवर समिति ये देखेगी कि इसके किस तरीके के प्रावधान हैं, कौन से प्रावधानों को लेकर के सबसे ज्यादा जनता में विरोध होगा, क्योंकि जनता में जाने का, जनता के विरोध का मतलब है वोट का नुकसान, और वोट बैंक का नुकसान, और वोट बैंक के नुकसान को अभी बीजेपी बिल्कुल उस नुकसान से भरा नहीं है अभी उसका 2024 का, तो लिहाजा वो कोई रिस्क नहीं ले रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रवर समिति की जो समीक्षाएं होंगी, समीक्षा बैठक में उनके जो लैंड यूज डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो लैंड डिपार्टमेंट के लोग होंगे,
राजस्व विभाग के लोग होंगे, कि उनको वहां से राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, नजूल की जमीन पर जो लोग जे हैं उनके किस तरीके के टैक्स वसूली है। तो हर ऊपर प्रवर समिति एक रिपोर्ट करेगी, उसको 6 से महीने का तो टाइम दिया गया, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा का भी वक्त लग सकता है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि नजूल जमीन को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार विधेयक लेके आई, वो फिलहाल अटक गया है, क्योंकि निचले सदन विधानसभा से तो इसको पारित करा लिया गया, लेकिन उच्च सदन ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, इसके प्रावधानों पर आपत्ति जताई, और आपत्ति बीजेपी की तरफ से जताई गई। सबसे पहली बात है कि सरकार कोई विधेयक लेकर आ रही है, और उस विधेयक का विरोध विपक्षी दल नहीं करते हैं। विपक्षी दल तो बाद में कर रहे हैं, आज कांग्रेस भी करने लगी, समाजवादी पार्टी करने लगी, लेकिन उन्होंने रूप बदल दिया वो, लेकिन ये विरोध किया। अब जो अपोजिशन है वो कह रही है कि देख लो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सरकार और पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ऐसे बिना समीक्षा किए, बिना विचार विमर्श किए विधेयक ले आते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं के घटक दल के लोग जो एनडीए का हिस्सा है, अनुप्रिया पटेल को लेकर के खासकर कहने का मौका मिला कि उन्होंने जो एक्स पर अपना विचार लिखे तो जनविरोधी बताया, तो अफसरों की मनमानी का नतीजा बताया, तो उसको लेकर के विपक्ष अब हमलावर है। लेकिन इतना जरूर है, अभी जो नजूल भूमि को लेकर के विधेयक है वो फिलहाल अटक गया है। जी, वो अटक गया है। लेकिन यहां पर विपक्ष जो बात कह रहा है, मैं आपसे चाहूंगा कि उसकी हकीकत हमें बताएं संतोष। सरकार में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, इस बात को क्यों ना माना जाए? अगर वाकई में इस तरह की स्थिति है कि आपके खुद के विधायक ही रजामंद नहीं हैं, और जो विधायक सामने आए हैं उनकी तो बात है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ज्यादा संख्या में विधायक थे जिन्होंने अंदर खाने इस बिल का विरोध किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी जो आपत्तियां थीं वो बताई भी। उसके बाद योगी सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनसे गलती हो गई है, और आपस में बातचीत करके फिर ये फैसला लिया गया कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन की कमी, इसको क्यों ना माना जाए? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सरकार आधे रास्ते में ही अपने ही बिल को विड्रॉ करे। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन की कमी तो है ही कि विधेयक आ रहा है, इतना बड़ा विधेयक आ रहा है, और विधायकों को ही जानकारी नहीं है कि कौन सा विधेयक आ रहा है, उसके क्या प्रावधान है। अमूमन कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, विधायकों की बैठक होती है, सिर्फ पार्टी के विधायकों की, बल्कि उस सरकार में शामिल सहयोगी दलों के विधायकों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। और जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है, अगर प्रदेश अध्यक्ष ही इसका विरोध करे, यानी उनको जानकारी नहीं थी। अगर उनको जानकारी होती इस बिल में जो प्रावधान रखे गए, तो जाहिर सी बात है उसका ऑब्जेक्शन करते, और सरकार उसको विधानसभा में नहीं रखती। विधानसभा में रखने से पहले भूपेन्द्र चौधरी को इस प्रावधान की जानकारी नहीं थी, इस विधेयक का कोई इल्म नहीं था कि क्या इसमें प्रावधान है। इसका मतलब कि उनको बिना जानकारी के ये विधेयक रखा गया। जब उनकी जानकारी आई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि इसको प्रवर समिति में रखा जाए। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी में खलबली मची। बीजेपी के नेता भले ही सब नहीं हमारे यहाँ सब गुड है, लेकिन गुड नहीं है, वहां पे तूफान से पहले की शांति है, बस ये समझ लीजिए। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं कि नहीं, हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन में काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ी सरकार भी नहीं होती। सरकार का मतलब कि ये उस जगह पर किया गया जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही, प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई थी, प्रदेश भर के तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, जिलों के जिलाध्यक्ष से लेकर के तक के जेपी नड्डा के सामने ये बात रखी गई जी। तो और सरकार से बड़ा संगठन है, और ये तब कहा गया जब संगठन को की जो समीक्षा हुई 2024 के चुनाव की, तो उसमें कहा गया कि संगठन की अनदेखी, संगठन निष्क्रिय रहा। पन्ना प्रमुख बनाया, इन्होंने दावा किया कि हमारे पन्ना प्रमुख हमारी ताकत है, लेकिन वो पन्ना निकला नहीं। पन्ना प्रमुख की नाराजगी थी लोकल कैंडिडेट से, लोकल विधायक से, लोकल एमपी से, उसकी सुनी नहीं जा रही थी, उसको दुत्कार मिल रही थी। जब उसको दुत्कार मिल रही थी तो वो पन्ना प्रमुख जो 5 घर 6-7 घरों का जिम्मेदार था, उसने निकलना बंद कर दिया, उसको लेकर के नहीं गया, वोटर निकला नहीं बीजेपी का। और वही दूसरी तरफ बीजेपी अपना नैरेटिव तो विपक्षियों ने तय किया था, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको ग्राउंड डाउन द लाइन समझा नहीं पाई। और डाउन द लाइन कौन समझाएगा? जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी आएंगे समझाने के लिए, वो तो रैली करेंगे, बयान देंगे। लेकिन जो आम आदमी है, जो घर में बैठ करके
चार लोगों के बीच में चाय पीते हुए, शाम के चाय पीते हुए विचार विमर्श करता है, उसको कौन समझाएगा? उसको पन्ना प्रमुख समझाएगा, उसको लोकल का लीडर समझाएगा। अब लोकल के लीडर की अपना अपमानित हो रहा है, लोकल के लीडर विधायक जी सांसद के घर में घुस नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? किस मुंह से लोगों को समझाएगा कि नहीं नहीं ये संविधान की बात गलत है और आरक्षण खत्म नहीं होगा? इसी का खामियाजा भुगता बीजेपी ने 2024 के चुनाव में, कि अपने गढ़ में ही हार गई और गढ़ के बाद अपना जो कहा जाए कि एनर्जी सेंटर था अयोध्या, वहां पर भी हार गई। जी। और ये जो डर संतोष, है 2024 में चुनाव पता नहीं कि अभी जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है विद इन बीजेपी, आगे उपचुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ये कमियां दूर कर ली जाएंगी, इस बारे में बहुत सारे लोगों को संदेह होगा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अनुप्रिया पटेल ने जब इस बिल का विरोध किया और इस बारे में एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि जिन अधिकारियों ने इस बिल पर सरकार को गुमराह किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या कहीं ना कहीं से नौकरशाही के हावी होने की ओर अनुप्रिया पटेल ये बात कहते हुए, इशारा करती हुई दिख रही हैं आपको? देखिए, अनुप्रिया पटेल पहली नेता नहीं है जिन्होंने नौकरशाही के हावी होने की बात की, शिकायत की, आपत्ति की। इससे पहले संजय निषाद ने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने कहा, तमाम विधायकों ने कहा, तमाम एमएलसी ने कहा। एक बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर से आते हैं, स्नातक क्षेत्र के जो एमएलसी होते हैं उस कोटे से आते हैं, फैजाबाद गोंडा गोरखपुर सीट से हैं वो। उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद हमसे बातचीत हुई जब, तो हमने पूछा कि क्या स्थिति है, क्या वास्तव में नौकरशाही हावी है? तो उन्होंने एक बात ऑन रिकॉर्ड कही कि उत्तर प्रदेश में पंचम तल का मतलब कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पर है। तो कहा जाता है कि पंचम तल के अधिकारी विधायकों से पैर छुलवाते हैं। पैर छुलवाने का मतलब कि वो इतना मजबूर कर देते हैं कि विधायक अपने छोटे काम करने के लिए भी मुख्यमंत्री ऑफिस के अधिकारियों के पैर छूने को मजबूर होते हैं। यानी नौकरशाही हावी होने की पहली शिकायत यही थी देवेंद्र प्रताप सिंह की। उससे पहले मोती सिंह, बीजेपी सरकार में इसी 2017 से 22 की सरकार में मोती सिंह कद्दावर मंत्री थे, क्षत्रिय नेता थे, अपने इलाके के प्रतापगढ़ बेल्ट के एक बड़े सम्मानित नेता हैं। वो कहते हैं जनसभा के दौरान, पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि मैंने ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। उसके बाद जौनपुर से विधायक है रमेश मिश्रा, बीजेपी के ही विधायक है। वो कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो 2027 में जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं कि नौकरशाही को लेकर के, और फिर ये बिल आता है। अब इस बिल को लेकर के भी, बिल कौन पेश कर रहा? संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं। तो इसमें भी आवाज उठने लगी कि अफसरों ने ध्यान नहीं दिया, अफसरों ने ये बिल बनवाया, अफसरों को तो वोट बैंक लेने के लिए जाना नहीं है, वोट चुनाव तो लड़ना नहीं है। अफसर तो एक बार यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद 60 साल तक उसका फिक्स डिपॉजिट है नौकरी का, तो कोई रिस्क तो है नहीं। नेताओं को तो हर 5 साल में चुनाव में अगली परीक्षा देनी है, हर 5 साल में वो पास और फेल होते हैं, तो उस पास फेल के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि नजूल की जमीन पर जो लोग बसे हैं वो वोटर हैं। और वो वोटर कैसे? लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में डालीगंज एक इलाका है, मोहन मिकिन एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी। वर्तमान में बीजेपी के विधायक है नीरज बोरा के पिताजी डीपी बोरा, वो वहां पर उन्होंने उस पूरे इलाके को बसाया। और आज की डेट में नीरज बोरा वहीं से विधायक है। उनके लिए जो जीत का जो एक बड़ा सेहरा जो जाता है वो वहां से वोट बैंक बनता है। तो जो जमीनों पर, वो उनकी अपनी जमीन है, मोहन मिकिन पर बसाया, आसपास के गोमती के किनारे भी बसाया, लेकिन वो जो जमीनें हैं उस जमीन पर जो लोग बसे हैं, जो जिनको बसाता है वो एक तरीके से वोट बैंक की तरह काम करता है, वो उनका वोट बैंक हो जाता है। भाई उनको दूर दराज के जो रहने वाले बसने वाले कौन होते हैं? रिक्शे वाला, खोमचे वाला, ड्राइवर, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये तमाम लोग, गरीब तबके के लोग, जो मजदूर पेशा लोग, जो बड़े शहर में पलायन करके आते हैं अपने गांव से, और वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए शहर में बसते हैं, तो उनको रहने के लिए कहीं सड़क किनारे, कहीं सरकारी जमीन या नजूल की जमीन पर झोपड़ी बनाते हैं। और उसके बाद जो लोकल का नेता होता है वो उनको पहले राशन कार्ड बनवाता है, राशन कार्ड के बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद वोटर कार्ड, और वोटर कार्ड के बाद जो आदमी उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड बनवा रहा है तो वो उनका वोट बैंक, वो एक बार जाएगा बस्ती में, कहेगा कि चलो वोट डालना है। किसको डालना उनको मतलब नहीं, उनको इससे मतलब है कि भैया ने कहा है। अब भैया ने किसका ठेका ले रखा उनसे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया ने हमारा कार्ड बनवा के दिया था, हम तो उन्हीं के कहने पर थे। तो वो एक बल्क में वो वोट बैंक होता है।
और नजूल की ये एक शहर की एक वानगी बात है, ये हाल पूरे प्रदेश में सभी जगह पर है कि नजूल की जमीनों पर जो बस्तियां बसी हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं। जब वोट पड़ता है तो जो एलिट क्लास है वो सर्दी गर्मी में बहुत वो कुमला जाता है, वो जाता नहीं है वोट डालने के लिए। और वोट डालने के लिए लाइनों में जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और हम और आप देखते हैं कि लोग लगे हैं लाइनों में, वो एक बड़ा तबका वो वो भी उसका वोट की कीमत कह लीजिए या उसको अपना वोट डालने की एक काम रहता है, वो वोट डाल करके आता है और वो एक बड़ा वोट शेयर होता है। ऐसे में लेकिन उस ये वोट बैंक को नाराजगी का संतोष, रिस्क बीजेपी ये नहीं सरकार लेना ने चाहती। भूपेन्द्र चौधरी के जो ऑब्जेक्ट का एक सर, मेन कारण यही था जी। सरकार ने इस बिल को लाने से पहले एक क्वांटिफाई तो किया होगा ना कि भाई कितनी जमीन है, कितने लोग वहां पर हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं अगर हम अपनी योजनाओं के लिए उस जमीन को अपने अपने पास लेते हैं, उनको वहां से हटाते हैं, तो कितने लोग हैं, उससे कितना वोट बैंक प्रभावित होगा, या इस संबंध में कोई कैलकुलेशन सरकार ने इससे पहले नहीं की? मुझे मेरे सामने तो ऐसी अभी किसी भी नेता ने बात नहीं रखी। भूपेन्द्र चौधरी के सामने ही अगर रखी गई होती, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो जी। तार्किक आदमी है, तो उनके सामने वो कैलकुलेशन कर लेते कि हाँ इससे हमारा कितना। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने कहा और उनको इसमें कहीं ना कहीं खामी नजर आई, आम जनता के बीच की वोट बैंक की खामी नजर आई कि ज्यादा संख्या में लोग विस्थापित होंगे और जब विस्थापित होंगे तो उसकी नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। और ये बिना तैयारी के किया गया बिल है, इसमें तमाम प्रावधान सही नहीं है। तो जो तमाम प्रावधान की बात है कि नजूल की जमीन में पट्टा 3 साल से 30 साल का होगा। 30 साल में कौन सा व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां पर आकर के अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल करेगा और 30 साल बाद वहां से वो वाइंड अप करेगा, 30 साल नजूल की जमीन ले लेंगे। वहां पर तो सिर्फ दुकान ही खोली जा सकती है, पट्टी दुकानदार। तो ये बिना तैयारी के किया गया है। कहीं ऐसा तथ्य भी सरकार की तरफ से नहीं रखा गया। फैक्ट यह है कि सरकार की तरफ से भी इस विधेयक के साथ कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि जिसमें कहा गया हो कि उत्तर प्रदेश में इतनी नजूल की जमीनें हैं, इस पर इतना कब्जा है, इस कब्जे में इतने लोग, इतनी आबादी रहती है। अभी ऐसा कोई डेटा नहीं आया है। यही वजह थी कि लोग कह रहे हैं ना कि अधिकारी बिना तैयारी के उन्होंने विधेयक बनवा दिया और विधेयक बनवाने के बाद ये जन विरोधी हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। राजा भैया ने ये बात कही कि जन विरोधी है वो, चूंकि जिस बेल्ट से आते हैं वहां पर गरीब तबके के लोग, हर जो भी नेता आता है उसके लिए अपने क्षेत्र की जनता अहम हो जाती। संजय निषाद साथ बात हुई, संजय निषाद बोले कि हमारे निषाद समाज के लोग नदी किनारे बसते हैं, तमाम नजूल की जमीनों पर वही लोग रहे झोपड़ी बसा करके, और 30-40 साल से जब वो वहां पर रह रहे हैं तो फिर उनको विस्थापित करेंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ घर उजाड़ेंगे, तो उनको बसाने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। तो ऐसे में ये विधेयक में घर उजाड़ने की बात थी, लिहाजा इसको वापस किया गया। ये तमाम बातें थी। लेकिन हाँ कि सरकार के पास अभी कोई डेटा होगा तो जरूर उनके पास, लेकिन अभी ऐसा सामने नहीं आया, सार्वजनिक नहीं हुआ है कि कितनी नजूल की जमीनें हैं, कितनी जमीनें फ्री होल्ड है, कितनी जमीनों पर कब्जे हैं और उन कब्जों में कितनी जनसंख्या बसी हुई है, कितनी प्रभावित और होगी अगर नजूल की जमीनों संतोष, पर ये विधेयक लागू हो जाएगा। ये जो स्थिति है जो हमने इस नजूल विधेयक के बहाने देखी उत्तर प्रदेश में, क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधायकों का एक बड़ा धड़ा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रीति नीति के खिलाफ लामबंद हो रहा है या खड़ा हो गया है, और उस तबके को एड्रेस करना खुद योगी आदित्यनाथ के लिए भी 2027 में एक चुनौती साबित हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए ये एक मामला है और इस मामले को जो योगी आदित्यनाथ के जो मुखालफत में जो धाड़ा खड़ा हो रहा है, ये जरूर है कि हाँ जब तमाम बातें निकल रही तो एक बात ये भी निकल है, जब आपका विरोध होता है तो जो कल तक आपको सलाम कर रहे थे वो भी कहेंगे कि हाँ हाँ इनका ये विरोध, ये ऐसे आदमी ठीक नहीं है। तो वही हाल है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ 2024 के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी में ठीक नहीं चल रही है, ना पार्टी के अंदर और ना ही जनता के बीच में। जनता के बीच में भी मैसेज गलत जा रहे हैं, तमाम ऐसे बातें, तमाम ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तथ्य सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता। अब ये विधेयक आए, बिना तैयारी के विधेयक लाए गए, नजूल भूमि को लेकर के विधेयक लेकर के आए 2024, और उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया, यानी एक तरीके से बैकफुट पर आना पड़ा। और बैकफुट पर आने की वजह कौन थे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सरकार के लाए गए विधेयक के विरोध में खड़े होते हैं, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया।
तो जब प्रदेश अध्यक्ष के बीच संवादहीनता है, तो फिर बाकी के जो दूसरे नेता हैं, विधायक है छोटा मोटा, या विधायक के साथ साथ अगर कोई घटक दल का है, तो उससे क्या संवादहीनता और संवाद रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी और के जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी पार्टी के अंदर जो चीजें हैं, क्योंकि रमेश मिश्रा हो, उसके पहले मोती सिंह हो, या तमाम अन्य नेता हो, तो उनके द्वारा जो बातें कही गई तो वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि एक विरोध, एक कहा जाए कि अपनी बात को रखने की छटपटाहट जो 7 साल से लोगों के मन में दबी थी, 2024 के चुनावी नतीजों ने नेताओं को अपनी बात कहने के लिए एक स्टैंड दे दिया है कि 2024 में अगर हम हारे हैं तो इस वजह से हारे हैं। वो वजह दी 2024 के नतीजों ने, और अब नेता खुल करके कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो विरोध का स्वर है या नेताओं में कहने का जो मादा है बीजेपी के नेताओं में, वो दिन पे दिन बढ़ेगा। लोग खुल करके अपनी बातें रखेंगे। जी जी, और विपक्षी भी इसका पूरा फायदा उठाएंगे। हम लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान यहाँ पर देख रहे हैं और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के बयानात देख रहे हैं, और हर कोई इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में चीज़ें ठीक ठाक नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में चीज़ें ठीक ठाक नहीं हैं। लेकिन क्या ये डिफरेंसेस जितने भी हैं वो आयरन आउट कर लिए जाएंगे 2027 से पहले, या फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसमें आरएसएस की भी अपनी एक भूमिका है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा यहाँ पर संतोष की नजूल विधेयक पर ये स्थिति पैदा हुई कि विद इन बीजेपी एक सामंजस्य हमने नहीं देखा, एकरूपता नहीं देखी। ये जो विधेयक था इसकी कार्रवाई कब शुरू हुई? ये अभी बिल्कुल ताज़ा ले आया गया और तुरंत इसको इंट्रोड्यूस करके पारित कराने की चीज़ें हुई, या एक विधेयक की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है? तो ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अचानक से ये आया है, या फिर ये पहले से ही लोकसभा चुनाव के पहले से ही इसको लाए जाने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही थी? देखिए, ये तैयारी तो जाहिर सी बात है कि पहले से रही होगी। मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, और सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको जानकारी होगी उनके मैटर जी, तो कभी भनक तक नहीं थी। और ये पहली बार चर्चा में आया जब सदन में ही सीधे रखा गया, और उसके बाद जब विरोध हुआ तो लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित हुआ। तो ये जरूर है कि इस विधेयक को लेकर के सरकार ने, और या सरकार के ही तमाम कुछ जो चुनिंदा लोग होंगे उनके द्वारा उनके द्वारा इसकी तैयारी की गई होगी। तभी विधेयक लाना भी एक आसान काम नहीं होता। उसका तमाम कार्रवाइयां होती हैं, उसका प्रारूप होता है, प्रावधान होते हैं, तैयार करना होता है, उन प्रावधानों को समझना होता है, प्रावधानों की भाषा तय करनी होती है, प्रावधान भी तय करने होते हैं। ये तमाम एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आ गया। हाँ, तैयारी जरूर रही होगी, या अधिकारियों ने तैयारी की, और इस बार मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह विधेयक रखा गया। लेकिन इसकी जानकारी कुछ लोगों को ही थी, और जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। हाँ, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहली बार इस विधेयक की चर्चा हुई, वरना पहले ये होता था कि नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। तो 6 महीने पहले से उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती घोटाला हुआ, तभी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम नकल विरोधी अधिनियम लेकर के आएंगे, और अभी वो पास हुआ। यानी चर्चा पहले से हो जाती, उसके बाद लाया जाता। लेकिन ये एक ऐसा विधेयक था जिसकी चर्चा भी नहीं थी, और एकदम से आया और उसमें विरोध शुरू हो गया। जी जी, तो काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और बीजेपी के अलग अलग धड़ों के बीच में जो रिश्ते हैं उनकी बानगी पेश करती है ये घटना। नजूल भूमि संबंधी विधेयक का आना, अचानक से आना, न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के ही लोगों को आपस में पूरी जानकारी न होना, और ये एक ऐसी स्थिति है जो कि जल्द से जल्द योगी सरकार को दूर करनी होगी, ताकि 2027 के लिए बेहतर स्थिति में वो आ पाए। बहरहाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष शर्मा, हमारे साथ जुड़े, हमें नजूल विधेयक पर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। रोज शाम 5 बजे चुनावी चर्चा पर किसी अहम राजनीतिक और चुनावी मसले पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ होते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं, और उनसे हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।